तो स्वागत है आपका एमपी एकेडमी में। और ये 20 अगस्त 2017 एमपी पुलिस कांस्टेबल के शिफ्ट 2 का पेपर है। इसके पहले मैं 19 अगस्त 2017 का शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और 20 अगस्त 2017 की शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व करके अपलोड कर चुका हूँ। आप चाहें तो उसे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम लॉस किए चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि जो सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अशोक ने। अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। और ये कहाँ पर है? तो ये है रायसेन ज़िले में है और यूनेस्को में शामिल है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। 452189 क्या लिखा हुआ है? 452189 से कितने 6 अंकों वाली संख्या निर्मित की जा सकती हैं? तो देखिए परमुटेशन है, परमुटेशन में 6 अंकों से मिलाकर 6 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो वो बनाई जाती हैं फैक्टोरियल 6। और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है? 720। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें टाइम लॉस होता है। अगर अपन फैक्टोरियल 6 की वैल्यू निकालेंगे तो हमको करना पड़ेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इतना सब कुछ करेंगे। फिर जाके 6×5 = 30, फिर 120 और गुणे 6 तो 12×6 = 72, 720। इस तरह से करेंगे तो टाइम लगेगा। इसलिए आपको फैक्टोरियल 6 तक तो मिनिमम याद कर लेना है। अगर 9 तक कर सको तो बहुत अच्छा है, 10 तक। ठीक है, परमुटेशन इम्पॉर्टेंट है, हर पेपर में आया हुआ है, जितने मैंने अभी तक सॉल्व किए सभी में आया हुआ है, चाहे वो अल्फ़ाबेट सीरीज़ से हो चाहे नंबर सीरीज़ से हो, है ना। तो इसको आपको क्या करना है, अच्छे से देख लेना है। तरीका बस वही है कि अपन को देखना है कि इस जो जितने नंबर दिए हुए हैं, जैसे इसमें 6 दिए हैं तो आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 क्यों हुआ? क्योंकि इसमें देखिए कोई सा भी नंबर रिपीटेड नहीं है। अगर कोई रिपीटेड होता तो उससे भाग कर देते, है ना। इसका आंसर हो जाएगा 720। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2017 में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के साथ कितने सहयोगी बैंक विलय हुए? तो ये करंट का क्वेश्चन है, इसमें हुए थे 5 बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करंट का क्वेश्चन है कि पशु के लिए ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो वो है ओडिशा बनेगा। तो करंट से भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब हमको ओवरऑल देखना चाहिए क्या पढ़ना है हमको। एमपी जीके और फिर भारत का जीके, फिर करंट अफेयर्स, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग, बस इतना पढ़ लेना है अपन को। और इनमें भी कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है तो इसी के लिए पेपर सॉल्व करवाए जाते हैं, ताकि आपको ये पता चले कि जीके एमपी जीके में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, भारत के जीके में कहाँ से आ रहे हैं, करंट में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, खेल से बन रहे हैं या फिर इम्पोर्टेंट वाले बन रहे हैं, साइंस में क्या आ रहा है, बायो ज़्यादा आ रही कि केमिस्ट्री आ रही कि फिजिक्स आ रही है, मैथ है तो मैथ के किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि मैथ में तो बहुत सारे 100+ चैप्टर हैं, लेकिन पूरे तो आएंगे नहीं। तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, इसीलिए पेपर सॉल्व कराए जाते हैं, ताकि आप एनालिसिस कर सकें और उसको लिख सकें कि इस चैप्टर से क्वेश्चन बन रहे हैं तो हमको उनको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोखरण में पहले नाभिकीय विस्फोट के साथ निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक संबंधित थे? तो वो थे राजा रमन्ना। देखिए ये जो हमारा इंडियन जीके होता है उससे संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आपने पढ़ा भी होगा इसको। जो करंट नेक्स्ट क्वेश्चन एमपी जीके से है, तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया गया जाता है? तो वो किया जाता है ग्वालियर में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये है तमिलनाडु के अंदर। तो ऐसे स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया जो 200 मीटर की दूरी पर है। तो मान लेते हैं कि जो परमीत है वो यहाँ पर है और चारू यहाँ पर है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है तो ये वो कितनी है? 200 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है ये, इन दोनों के बीच की दूरी 200 मीटर है। 60 मीटर चलने के बाद चारू क्या करती है? चारू 60 मीटर चलती है,
60 मीटर चली, ये मान लीजिए ये 60 मीटर चली, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है, बाईं ओर यानी कि बायां ये होगा, बाईं ओर मुड़ के 20 मीटर चली, तो यहाँ हो गया 20, यहाँ पे हो गया 60। फिर क्या करती है, दाईं ओर मुड़ी और 40 मीटर चली, तो इसका दायां हो जाएगा ये, यानी कि दाईं ओर मुड़ी और कितना चल गई, 40 मीटर चली। ठीक है, फिर क्या करती है, फिर दाएं मुड़ती है और अपने मार्ग पर वापस आ गई, फिर दाएं मुड़ी तो अपने मार्ग यानी कि इस मार्ग पर वापस आ जाएगी, इसी मार्ग से चल रही थी, यहाँ पर वापस आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा, 20। तो अब जो चारू की स्थिति है वो कहाँ पर है, चारू यहाँ तक पहुँच गई है, चलना शुरू किया था यहाँ से, पहुँच गई है यहाँ। ठीक है, तो कितनी दूर उसने दूरी तय कर ली है, ये निकाल लेते हैं। देखिए 60 किलोमीटर चल गई वो इधर, और ये 40 है तो ये भी 40 होगी, है ना, तो 40 ये, यानी कि जो चारू है वो 100 किलोमीटर पहुंच गई है यहाँ पर। ठीक है, मतलब पी और पी जो परनीत है, परमीत और चारू के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, चारू चलते चलते 100 किलोमीटर पहुंच गई है, यानी कि अब यहाँ से परमीत 100 किलोमीटर आगे होगी, और यहाँ से चारू, यहाँ 100, यहाँ से चारू की दूरी भी 100 किलोमीटर और परमीत की दूरी भी 100 किलोमीटर होगी। ठीक है, बिल्कुल बीच में पहुंच गई है। आगे देखो क्या दिया है कि यदि परमीत और चारू समान चाल से चलते हैं तो उनके मध्य की दूरी क्या होगी। तो इसमें यह है कि परमीत और चारू समान चाल से चलती हैं, चाल जब समान होती है तो जितनी दूरी चारू ने तय की होगी उतनी, जितनी दूरी चारू ने तय की होगी उतनी ही दूरी परमीत ने भी की होगी। ठीक है, तो देखो चारू ने कितनी तय की है, 60 ये है, 20 ये, 60 20 80, 80 और 40 120, और 120 और 20 कितना हो गया, 140। मतलब कि चारू चल चुकी है 140 मीटर, तो परमीत भी कहाँ पहुँच गई होगी, 140 में। ये परमीत यहाँ से चली होगी तो ये पहुँच गई होगी 100 यहाँ पर और 40 यहाँ पर, यानी कि परमीत पहुँच गई यहाँ पर। तो परमीत ये है, चारू ये है, समझ में आया, चाल बराबर है इसलिए। अगर ये 140 पे चली गई कौन, परमीत, तो चारू भी पहुँच गई 140 में, भले इसने टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लिया है लेकिन परमीत का नहीं दिया, तो परमीत तो सीधे सीधे जाएगी, तो यहाँ पर पहुँच गई। अब ये बताना है कि ये जो चारू है और परमीत है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये बताना है। तो सिंपल सा देख लीजिए, ये है चारू, ये है परमीत, और बीच की डिस्टेंस कितनी है, 40 मीटर, तो आंसर हो जाएगा 40 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर, किस नदी पर स्थित है, तो वो है सतलज नदी पर, सतलज नदी। ठीक है, ये याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट बांध होते हैं, जो बड़े बड़े बांध होते हैं इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एमपी जीके से ही है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर कितनी है, तो वो है 69.32%। सबसे ज़्यादा किसकी है, तो केरल की है ना, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। विश्वनाथ आनंद के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, किस खेल से संबंधित है विश्वनाथ आनंद, शतरंज से, इनका नाम तो सभी ने सुना होगा, विश्वनाथन आनंद, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से हैं, तो वो हैं इंदौर और उज्जैन। आप सभी को पता होगा मध्य प्रदेश का जो नक्शा है वो कुछ इस तरह का होता है, मालवा यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर उज्जैन और इंदौर है। ठीक है, जबकि देखिए पन्ना कहाँ पर है, तो पन्ना यहाँ पर है, बुंदेलखंड एरिया में आता है। और इस वाले क्वेश्चन में दिया उमरिया रेवा, उमरिया, तो उमरिया कहाँ पर है, बघेलखंड में आता है यहाँ पर। ठीक है, और इसमें रेवा लिखा है तो रीवा है वो, है ना, रीवा, रीवा भी बघेलखंड में आता है, बघेलखंड के पठार में। तो मालवा कौन में आता है, मालवा में कौन आता है, उज्जैन इंदौर। राज्यपाल का कार्यकाल कितने का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। मैं आपको पिछले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि राज्यपाल हों, राष्ट्रपति हों या फिर प्रधानमंत्री हों, जितने भी राज्यसभा के छोड़ दीजिए, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका होता है 6 वर्ष का, बाकी मैक्सिमम का होता है 5 वर्ष का। ठीक है, ठीक है, तो शब्द ड्यू से किससे संबंधित है, तो वो है टेनिस से संबंधित है। चाइना मैन किससे है, तो क्रिकेट से है। तो इस तरह से जो पेनाल्टी होता है, पेनाल्टी कॉर्नर ऐसे करके, तो वो हॉकी से होता है। तो ये सब याद रखना है, कौन सा शब्द किस खेल से संबंधित है, इसके इम्पोर्टेंट जो है आपको याद रखना होगा सभी खेलों से।
मोस्टली जो इंडिया में खेले जाते हैं उनके तो याद ही रखने चाहिए। होम रूल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? आप सभी को पता है, एनी बेसेंट ने की थी। कि पहले गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन थे? तो वो थे हमारे महात्मा गांधी। जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, वो पहले गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर थे। चलिए, ये करंट से क्वेश्चन है और खेल से संबंधित है। 2016 में महिला एकल चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता था? तो वो ये जीता था पीवी सिंधु ने। बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, है ना। क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी से है, तो परमुटेशन को परमुटेशन और प्रोबेबिलिटी, इन दो से क्वेश्चन फिक्स है ना। तो बहुत सस्ते टॉपिक हैं, सरल टॉपिक हैं, आपको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होगी, आपसे कर जाएंगे। दो पाँच से एक साथ फेंके जाएंगे, तो पाँसा फेंकते हैं तो पाँसे में क्या प्रायिकता होती है? एक आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6, ये आ सकते हैं। लेकिन इसमें दो फेंके गए हैं तो इनके दो पेयर बनेंगे, यानी कि एक एक पाँच और बना लेता हूँ मैं, समझाने के लिए बना रहा हूँ, बाकी ज़रूरत नहीं है बनाने की, ठीक है। अब एग्ज़ाम में मत बनाते बैठिएगा, अपन को सीधे सीधे इस तरह से ये पाँच से हो गए समझाने के लिए कि आठ आठ नंबरों का योग 8 आने की प्रायिकता। तो देखो 8 कब बन सकते हैं? एक पाँसे में 6 पढ़ें, दूसरे पाँसे में कितना पड़ जाए? 2 पड़ जाए, एक एक कंडीशन ये बन सकती है, तो 8 आ जाएगा। फिर एक में 5 पढ़े और दूसरे में 3 पड़ जाए, 2 कंडीशन हो गई। एक में 4 पढ़े, दूसरे में भी 4 पढ़े, तो तीसरी कंडीशन। फिर ऐसा हो सकता है कि पहले पाँसे में 2, दूसरे में 6 पड़ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले में 3 और दूसरे में 5 पड़ जाए। तो इस तरह से कुल 5 कंडीशन बन जाएंगी जिनमें अंकों का योग 8 होगा। और आप देख लीजिए, 3 में 2 जोड़ोगे 5, 2 1 3, और नहीं बनी, कितनी बनी टोटल? 5 हमारे अनुकूल परिणाम हो गए। तो प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। भाई एक पाँसा फेंकोगे तो कुल परिणाम 6 होंगे, 2 फेंकोगे तो 6 का स्क्वायर होंगे यानी कि 36, 3 फेंकोगे तो 6 का क्यूब होंगे। ये मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, जिसने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, देख लेना। तो एक पाँसा फेंको तो टोटल परिणाम कितने? 6, 2 फेंको तो 36, 3 फेंको तो 6 का क्यूब यानी कि 216। तो यहाँ पे हमने 2 पाँसे फेंके हैं तो टोटल परिणाम होंगे 36। अब ये कटेगा तो है नहीं, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 5/36 विल बी राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें? 2 में है। ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक कौन थे? तो वो थे अमजद अली खां। तो मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूँ इसकी, जो ये सरोद वादक होते हैं ख्याल वादक होते हैं, तो है ना, एकाध मतलब ऐसे होंगे जो कंट्राडक्शन में आएंगे, बाकी सब में फॉलो हो जाएगा। अगर मुस्लिम हैं, अगर कलाकार का नाम मुस्लिम में आता है, मतलब खान आएगा किसी में, मैक्सिमम जो मुस्लिम समुदाय से होंगे वो हमेशा सरोद वादक होंगे, ठीक है। एमपी के जितने भी मुस्लिम होंगे कलाकार वो सब सरोद वादक में जाएंगे। और अगर उनमें पंडित आए तो वो होंगे किसमें? ख्याल वादक में। तो जितने पंडितों के नाम आएंगे वो सब कौन सी विधा से होंगे? ख्याल वादक होंगे। ये सरनेम की बात कर रहा हूँ मैं उनके, अगर सरनेम पंडित है और एमपी के हैं, ठीक है, तो वो ख्याल वादक होंगे। अगर मुस्लिम हैं एमपी के कलाकार हैं तो वो सरोद वादक होंगे। आपको एक मुश्किल से कंट्राडक्शन मिलेंगे, बाकी सब तुक्के लगा के चले आइएगा। मुस्लिम आए सरोद वादक, पंडित आए ख्याल वादक। इस पेपर में तो भैया करंट का जब बहुत ज़्यादा मार्जिन था, 3-4 क्वेश्चन अपन ऊपर पढ़ चुके, और ये चौथा क्वेश्चन आ रहा है कि 2016 में समुद्र में असाधारण शौर्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया कप्तान राधिका मेनन को। कप्तान राधिका मेनन को 2016 में दिया गया है। करंट पढ़ के जाइएगा, बल्कि इसके पहले जो पेपर सॉल्व किए तो उसमें इतना ज़्यादा नहीं था। तो क्वेश्चन है कि एक विषम ज्ञात कीजिए, मतलब कि ये जो सीरीज दी है इसमें एक गलत नंबर लिखा हुआ है, वो आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या बोला है? सीरीज लिख लिया करो रफ में, 1, 1, 2, 6, 24, 98, 720 और 50-40, ठीक है। 50-40 को मैं यहाँ लास्ट में लिख देता हूँ। इसमें आपको रिलेशन फाइंड करना है। तो देखो 1 से शुरू हो रही है, 50-40 में ख़त्म हो रही है, इसका मतलब इसमें क्या है? मल्टीपल है। तो 1 में हम किसका गुणा करें कि 1 आ जाए? तो 1 में हम गुणा कर दें 1 का, तो क्या आ जाएगा? 1, ठीक है।
एक में हम फिर गुणा कर दें किसका, 2 का, तो क्या जाएगा 2। 2 में हम मल्टीप्लाई कर दें 3 का, तो क्या जाएगा 6। 6 में गुणा कर दें 4 का, तो आ जाएगा 24। फिर 24 में गुणा करेंगे किसका, 5 का। यहाँ तक देखो 1 का हुआ, फिर 2 का, 3 का, 4 का। अब 24 में करेंगे किसका, 24 में करेंगे 5 का, तो 24 में कर दो 5 का। तो 24 पंचे, पाँचों को 20, और 5 दूनी 10, दोबारा 120 है, होना चाहिए 120, है क्या 98। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 98 विषम है। ऑप्शन नंबर 1। आगे के चेक करना है तो कर लो। ठीक है, 120 में अगर 6 का गुणा करो तो 720 आ जाएगा, 12 छिंग 72, तो 720 आ जाएगा, जो कि गिवन है। फिर 720 में अगर 7 का गुणा करोगे तो 7 जीरो की जीरो, 7 दूनी 14 की 4, हासिल 1, 7 7 49 और 1 50 40, तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर होगा, 98 विषम है। होना क्या था वहाँ 120 है। ये तो बहुत थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र में क्या शामिल है। आतंकवाद संबंधित मामले हैं क्या, नहीं है। फिर आपराधिक मामले हैं, नहीं। राष्ट्रीय अखंडता के विषय में मुद्दे, नहीं। भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच अगर विवाद है तो वो उसके उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार के क्षेत्र में शामिल है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। छठवां है भैया, करंट का छठवां क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं कि वे भारतीय जिन्हें रमन मैगसेसे पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया था वे कौन, वे टी.एम. कृष्ण और कौन थे, तो बेजवाड़ा विल्सन, टी.एन. कृष्ण और बेजवाड़ा विल्सन को मिला है ये पुरस्कार। ठीक है, संयुक्त रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का है, तो सीरीज में क्या बोला गया है कि सीरीज में बताया लुप्त संख्या यानी कि 1611 यहाँ पे क्या आएगी, ये बताना है। और फिर क्या है 21। तो देखिए 1 से शुरू है 21 में, 4 पदों के बाद 21 में पहुंच रही है, तो इसमें मल्टीप्लाई तो नहीं है, तो हम डिफरेंस पे पता करेंगे। 1 और 6 के बीच का डिफरेंस 5, 6 और 11 के बीच 5 यानी कि +5 है ना। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, +5 होना चाहिए। तो 11 और 5 कितना होता है 16। फिर यहाँ पे भी 5 होना चाहिए, तो 16 5 21 यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन है देखो, कौन सा लुप्त संख्या का चुनकर बताना है, यानी कि 80, 73, 66 और उसके बाद 52, इस बीच में क्या आएगा ये बताना है हमको। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये 80 से शुरू है, 52 में ख़त्म हो रही, इसका मतलब ये डिक्रीजिंग सीरीज है ना, मतलब कि घट रही है सीरीज, ये हुआ मतलब इसका। तो चलिए क्या करते हैं हम, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो -7 है यहाँ पर, 73 और 7 80 होता है। फिर यहाँ पे भी -7 है, 66 और 7 कितना होता है 73 होता है। फिर तो इसमें भी हम -7 कर देते हैं। 66 में 7 बताओ, 16 में 7 गई 9, और 5 6 में से गई 5, 59 हो जाएगा। अब क्या 59 और 52 के बीच में कितने का अंतर है, तो 7 का है, यानी कि हमारी श्रृंखला सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 59, ऑप्शन नंबर बी। तो संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करो, तो ये सीरीज का चौथा क्वेश्चन करने जा रहे हैं आपको। ठीक है, सीरीज का हम चौथा पांचवा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो ये वाला तो लगता है किसी महान आदमी ने पेपर बनाया, करंट धर दिया, सीरीज इतनी सारी दे दी, 27, 23, 19, 15 डैश। ठीक है, तो इन दोनों इसका देखिए रिलेशन निकालते हैं। ये 27 से शुरू हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है ना, तो इनका डिफरेंस निकाल लो नॉर्मली। 23 में से 4 घटाओ, 27 में 4 घटाओ कितना आएगा 23, 23 में से 4 घटाओ 19, 19 में से 4 घटाओ तो 15, यहाँ पे भी 4 घटा दो, तो 15 में से 4 घटाओ कितना 11, ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन है। श्रृंखला का ये छठवां सातवां सवाल हो रहा है इस पेपर में, तो हद हो गई। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। मैं पहले सीरीज लिख लेता हूँ। क्या सीरीज 1, 3, 10, 21, 21 के बाद 64 है, फिर 128 है, फिर क्या है 388 है। ठीक है, 1 से शुरू है, 388 में ख़त्म है, 388 में, इसका मतलब ये मल्टीपल सीरीज है। ठीक है,
चेक करते हैं चलो। तो देखो ये जस्ट 2 है ना, 1 का गुणा करो 2 में और धन कर दो 1, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। लेकिन ये यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 3 है ना, मतलब कि 3 का मल्टीप्लाई करो 3 में प्लस 1 करोगे तो आएगा 10। इसी तरह अब यहाँ पर देखो ये मल्टीपल ऑफ 2 है, 10 का गुणा करो 2 में और 1 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब ये मल्टीपल ऑफ 3 है, 21 का गुणा करो 3 में तो और धन 1 करो तो कितना आ जाएगा 21 3 63 और 1 64। मतलब इसमें ये हो रहा है, देखा जाए तो क्या हो रहा है, इतना मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हुआ क्या, 2 का मल्टीप्लाई हुआ +1, यहाँ पे क्या हुआ मल्टीप्लाई 3 का हुआ +1, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई +1, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई +1, 64 हो गया। फिर 64 में हम 3 का मल्टीप्लाई करें, ठीक है, सॉरी 3 का मल्टीप्लाई कर दिए तो अब 2 का करेंगे ना, अल्टरनेट चल रहा है। देखो पहले 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 3 का, और जोड़ना सब में 1 है। तो यहाँ पर जो हमको ये इंटू 3 + 1, 21 3 63 +1 यहाँ तक हो गया। अब 64 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का और जोड़ देंगे 1, तो 64 दूनी कितना होता है 128 होता है। तो यहाँ पे आना चाहिए कितना 129, लेकिन है क्या 128, तो वही गलत संयोजन निकालना था। तो आंसर क्या हो जाएगा 128, होना क्या चाहिए था 129। ठीक है, नेक्स्ट चेक भी कर लिया करो लास्ट वाले को कि आ रहा है कि नहीं। तो 129 में मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो 2 का मल्टीप्लाई किए हैं, अब करेंगे 3 का, तो 3 9 जा 27, 3 नाम 27 की 7 हासिल की, 3 दूनी 6 2 8 और 3 1 कम 3, 387 आया, +1 भी करना है तो 388, जो कि लास्ट पद में गिवन है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर गिवन है ये 388, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। आज तो हद हो गई इस पेपर में, मतलब इतनी सीरीज की, ये 8वीं सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से लिख लेते हैं, 2 5 10 17 26 37 और 51 एंड 65। बहुत बड़ी सीरीज है ना, लेकिन लॉजिक छोटा सा है। देखो ये 2 से शुरू हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पदों में 65 गई है, तो मल्टीप्लाई तो नहीं लगेगा। चलो डिफरेंस देख लेते हैं, 2 और 5 का डिफरेंस +3, यहाँ पर देखो +5, यहाँ पर देखो +7, यहाँ पर देखो +9। मतलब ये क्या हो रहा है, विषम संख्याएं प्लस हो रही हैं एकदम क्रम से, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 जुड़ गया। अब क्या जुड़ेगा, अब जुड़ेगा 11, तो यहाँ पे देखो +11 है, तब तो 37 आया। यहाँ पे जुड़ेगा 13, 13 जोड़ दो, 7 3 10 की शून्य हासिल की, 3 1 4 1 5, तो यहाँ पे आना चाहिए था कितना 50, लेकिन है क्या 51, यहाँ होना था 50। तो विषम निकालना है तो आंसर क्या हो जाएगा 51, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 51। ठीक है, इनका क्वेश्चन है, इसको करने के लिए आपको इनके नंबर याद करने होंगे, मतलब कैसे नंबर, ए को 1, बी को 2, सी को 3, इस तरह से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। फ्लावर को लिखा है EMN_X_DX, तो इसको मैं फ्लावर को नंबर में लिखूंगा। F को लिखते हैं 6, L को लिखते हैं 12, O को लिखते हैं 15 और W को क्या लिखते हैं 23, फिर है E को लिखते हैं हम 5 और R को लिखते हैं 18। ठीक है, अब देखिए चेंज कैसा हो रहा है, 6 चेंज हो रहा है किसमें 5 में, मतलब कि -1 है। 12 चेंज हो रहा है 13 में, यानी कि +1। पहले -1 करना है फिर +1 करना है। सेम यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या है n है यानी कि 14, तो -1 है। यहाँ पर कितना है x यानी कि 24, तो +1 है। यहाँ पर कितना है e के लिए क्या है d है यानी कि 4 है, -1, और 18 के लिए क्या है s है 19 यानी कि +1। तो पहले अक्षर में करना है ऋण 1, दूसरे में +1, फिर तीसरे में ऋण 1, चौथे में +1, इस तरह से। ठीक है, तो अब अपन समझ चुके हैं, अल्टरनेट अपन को पहले माइनस फिर प्लस करना है। तो अब इसका जो आंसर लिखना है ना, तो आपको डायरेक्ट लिखना चाहिए, मतलब कि इसके लिए फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जी लिखा है तो जी में 1 कम कर दो, जी होता है 7, तो 1 कम हो जाएगा 6, यानी क्या जाएगा F। कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि समझ में आए, इसको करते हैं। ठीक है, F आ गया।
ए, जी के बाद है ए, तो ए में एक जोड़ना है ना, फिर माइनस किए फिर प्लस करेंगे तो आ जाएगा बी। इसके बाद क्या है, एम है, एम में एक कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा, एम 13 होता है तो 12 आ जाएगा, यानी कि एल आ जाएगा। फिर बी, बी में एक जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। फिर एल में एक कम कर दो, एल होता है 12, एक कम करोगे 11, यानी कि के आ जाएगा। फिर ई, ई में क्या कर दोगे, एक जोड़ दोगे तो एफ आ जाएगा, यानी कि एफ बी एल सी के एफ, एफ बी एल सी के एफ, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अक्षरों को चुनकर अरे ठीक है, तो इस तरह की श्रृंखला ये भी आप पिछले 3 पेपर से देख रहे होंगे, हर एक पेपर सेट में आया है। सबसे पहले इसको लिख लेना है आपको, क्या लिख लेना है, डैश ए बी ए, फिर बी ए, फिर से क्या है बी ए, फिर है ए और इसके बाद बी। रिक्त स्थान में क्या आएगा ये देखना है। तो देखो इसकी जो सबसे बड़ी श्रृंखला है, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है, एक श्रृंखला ये है, एक ये है श्रृंखला। इस पर देखो 3 ए है, वहाँ पे भी 3 ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, ठीक है। तो हमको इसमें इसको जब भी ऐसी श्रृंखला है तो इसमें ये देखना है कि जो आधा पार्ट होता है श्रृंखला का वो एक जैसा होता है और आधा पार्ट इस तरफ से एक जैसा होता है, मतलब कि पूरी श्रृंखला एक निश्चित क्रम को फॉलो करती है, ठीक है। तो इसको ऑप्शन के थ्रू अपन करेंगे। पहला ऑप्शन है यहाँ पर ए, फिर इसके बाद देखो यहाँ पर ए, फिर बी, इसके हिसाब से कर रहे हैं बी, फिर ए और फिर बी, ठीक है। अब मैच कर लीजिए श्रृंखला को। यहाँ पर देखो ये श्रृंखला शुरू हो रही है डबल बी से, तो यहाँ पर देख लो डबल बी कहाँ पर है, यहाँ ट्रिपल बी है, यहाँ पे डबल बी, मतलब इस श्रृंखला को मैच कराओ इस तरफ से और बाकी की जो श्रृंखला है उसको मैच करा दो इस तरफ से। तो देखो ये डबल बी है तो यहाँ पर भी डबल बी है, फिर डबल ए, ये देखो डबल ए है, फिर बी ए, तो ये है बी ए है, यहाँ पर ए बी होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है डबल बी, हाँ ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है डबल ए है, तो यहाँ पर भी बी ए, डबल ए फिर बी ए, तो यहाँ पर ए बी है। फिर यहाँ पर ट्रिपल ए है, तो एक ये ए है, एक ए ये है, एक ये है और यहाँ पर बी है, मतलब ए बी कर दिया है उसको, ए बी, और यहाँ पर क्या है ट्रिपल ए है, ठीक है। तो 3 ए यहाँ पर है, यहाँ पर है ए बी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ट्रिपल बी होगा और ए होगा एक, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल ए हो गया तो ट्रिपल बी यहाँ हो गया, यहाँ पर ए ट्रिपल ए इधर पर है और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी ए का ए बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस तरह की सीरीज में प्रॉब्लम जाती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, सेपरेट वीडियो बताएंगे, उसके बाद आप विद इन सेकेंड ऑप्शन देख के आंसर निकाल देंगे। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सिलोगिज्म, इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स हैं, है ना, सभी सेट में मिले हैं। तो कथन दिए होते हैं इसमें, कथन का डायग्राम बना के और निष्कर्ष देखना होता है कि सही है या गलत, ठीक है। तो चलिए हम बना लेते हैं। सबसे पहला क्या है, सभी शर्ट ट्राउज़र हैं, सभी जो शर्ट हैं ना, सभी शर्ट हैं वो किसके अंदर है, ट्राउज़र के अंदर है, और कोई ट्राउज़र तौलिया नहीं है। तो कोई सा भी ट्राउज़र वो क्या नहीं है, तौलिया नहीं है। तौलिया को मैं हिंदी से लिख देता हूँ, नहीं तो डबल टी हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी ट्राउज़र क्या नहीं है, तौलिया नहीं है, इनके बीच में क्रॉस रिलेशन हो गया। अब पहला निष्कर्ष क्या कहता है, पहला निष्कर्ष कहता है कि कुछ शर्ट तौलिया हैं, कुछ जो शर्ट हैं, ये जो कुछ शर्ट हैं क्या वो तौलिया के अंदर जा सकती हैं, कुछ शर्ट तौलिया हैं। तो जब क्रॉस रिलेशन अगर बीच में हो तो वहाँ पे होता है कि तो कोई भी शर्ट तौलिया नहीं हो सकती है। निष्कर्ष बोला कुछ शर्ट तौलिया हैं, यानी कि पहला निष्कर्ष क्या हुआ, गलत। दूसरा निष्कर्ष देखिए, कोई शर्ट तौलिया नहीं है,
कोई शर्ट, यानी कि इनमें से कोई भी शर्ट तौलिया नहीं है, तो ये क्या क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या होगा भाई, कोई भी शर्ट तौलिया नहीं है ना, तौलिया के अंदर नहीं जा सकती, बीच में क्रॉस लगा है, तो इसका दूसरा जो होगा निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो आंसर कैसे देना होता है ये तो आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी सिलोगिज्म से है। कुछ मेल पत्र हैं, जो कुछ मेल है ना वो क्या है, पत्र हैं, कुछ मेल पत्र हैं। फिर सभी पत्र पोस्ट हैं, तो जो ये सभी पत्र हैं वो किसके अंदर हैं, पोस्ट के अंदर हैं, सभी पत्र पोस्ट के अंदर हैं। निष्कर्ष क्या है, कुछ पोस्ट पत्र हैं क्या, ये जो कुछ पोस्ट हैं वो पत्र हैं क्या, तो ठीक है, इन दोनों के बीच में देख लीजिए कॉमन पार्ट है, तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कुछ पोस्ट पत्र हैं। कुछ पत्र मेल नहीं है, जो ये कुछ पत्र हैं क्या वो मेल नहीं है, ये पूछा है, तो पत्र और मेल के बीच में क्या कोई ऐसा क्रॉस रिलेशन है, नहीं है, तो ये दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ये ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे वाला क्वेश्चन एक और सिलोगिज्म से ही है। सभी फल सब्जियां हैं, तो जो सभी फल है ना, सभी फल वो किसके अंदर है, सब्जियों के अंदर है। सभी सब्जियां ताजी हैं, और जो सभी सब्जियां हैं वो किसके अंदर हैं, ताजी हैं, ताजी के अंदर है। निष्कर्ष हो जाएगा सभी फल ताजे हैं क्या, तो जो ये सभी फल हैं, ये सभी जो फल हैं क्या वो ताज़ा के अंदर हैं, बिल्कुल है, तो पहला निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर कुछ फल ताजे हैं क्या, ये कुछ फल ताजे हैं, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। बाहर से अंदर की ओर सम की कंडीशन फॉलो होती है, ठीक है, बाहर से अंदर जाएं, अंदर से बाहर, दोनों में सम की कंडीशन फॉलो होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो इसको थोड़ा फिर से कर लेते हैं, इसमें लगता है कुछ गलतियां हैं। सभी फल सब्जियां हैं, जो फल हैं सभी फल वो सब्जियों के अंदर हैं, ठीक है। फिर इसके बाद सभी सब्जियां ताज़ी हैं, मतलब ये जो सब्जियां हैं वो ताजे के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। कंक्लूजन इसमें ये था कि सभी फल ताजे हैं, तो देखो फल तो डेफिनेट है कि फल ताजे के अंदर हैं, यानी कि ये पहला सही हो जाएगा। कुछ फल ताजे हैं, कुछ फल ताजे हैं, तो कुछ फल यानी कि जब सब फल ताजे हैं तो जो कुछ फल ताजे की कंडीशन है ये यहाँ पर गलत हो जाएगी, तो ऑप्शन तीसरा सही होगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। सिलोगिज्म का चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं। सभी जहाज ट्रेन हैं, तो जो सभी जहाज हैं वो किसके अंदर हैं, ट्रेन के अंदर हैं। फिर सभी ट्रेन किसके अंदर हैं, बस के अंदर हैं, सभी ट्रेनें क्या हैं, बसें हैं, तो सभी ट्रेन बस के अंदर हो जाएंगी। निष्कर्ष देखो, कुछ जहाज बस हैं क्या, सिंपल पिछले क्वेश्चन जैसा, कुछ जहाज बस हैं क्या, तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत, क्योंकि ये सभी जहाजें बस हैं ये सही हो जाएगा, लेकिन कुछ जहाज बस हैं ये गलत होगी कंडीशन, तो पहला क्या होगा, गलत। फिर दूसरा क्या है, सभी बसें जहाज हैं, तो जो ये सभी बसें हैं ये क्या जहाज के अंदर हैं, तो गलत है, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, गलत, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 4। ये देखिए यहाँ पर लैंग्वेज को डिकोड किया गया है, और ये क्वेश्चन भी कम से कम दो क्वेश्चन तो हर सेट में मिलते हैं, है ना। इसमें ये पूछा जाता है कि जो पहले तो वर्ड दे दिए जाएंगे, जैसे इसमें देखिए दिया है कि ईट फ्रेश एप्पल को इस कोड भाषा में लिखा जाता है, ईट द फूड को इस तरह से, फ्रेश लाइम जूस को ये लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में बताना कीट के लिए शब्द बताओ, KEAT के लिए, तो इसको पहले देख लें कि कहाँ पर है ये, तो यहाँ पर है, ठीक है, मतलब कीट टीक काटा, मतलब इस पर है कीट, और इसका मतलब निकालना है, तो हम TEEK का मतलब निकाल लें और KATA का मतलब निकाल लें, तो जो बचेगा इन तीनों में से, जो इसका TEEK और KATA का मतलब निकाल लेंगे,
और जो इन तीनों में से फिर बचेगा वो मतलब हो जाएगा किसका, KEAT यानी कि कीट का। तो यही करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, हमको निकालना है टीक का मतलब सबसे पहले। तो देखो टीक इस वाली भाषा में है, इस लैंग्वेज में है और इस लैंग्वेज में है। इसका मतलब इन दोनों डिकोड लैंग्वेज में टीक कॉमन वर्ड है, बाकी सब अलग हैं। तो इन ये तो जो इनका जिनके ये डिकोड हैं, जिनके ये डिकोड हैं, कहाँ कहाँ टिक कर रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है ये। तो जिनके ये डिकोड हैं उनके बीच में भी एक कॉमन वर्ड होगा, ठीक है। तो इन दोनों में देख लो EAT, ईट कॉमन है ना, तो ईट के लिए कौन सा वर्ड हो जाएगा, TEEK, ठीक है। बाकी अब इनको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ पे हमको किसका TEEK का मतलब मिल चुका है। अब हम एक वर्ड और है उसका और निकाल लें, किसका, टीक का निकाल दिया, वो निकालना है हमको KATA का। तो KATA इधर है और इधर है, ठीक है। यानी कि इन दोनों में ये इन दोनों की ये डिकोड में कॉमन वर्ड है। तो जिस लैंग्वेज के मतलब जिस शब्द के ये वर्ड होंगे उसमें भी एक कॉमन वर्ड होगा। तो ये ईट फ्रेश एप्पल का है और ये किसका है, फ्रेश लाइम जूस का है। यानी कि इसमें फ्रेश यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है। तो फ्रेश के लिए क्या हो जाएगा, KATA हो जाएगा फ्रेश के लिए, ठीक है। फ्रेश के लिए हो गया, फ्रेश के लिए हो गया। तो KAT का मतलब है फ्रेश और EAT का मतलब है टीक। तो बचा क्या, एप्पल, ईट फ्रेश एप्पल है ना, तो एप्पल बचा। तो एप्पल किसका मतलब हो जाएगा, एप्पल मतलब हो जाएगा इस कीट का, और इसी कीट का फाइंड करना था। तो आंसर हो जाएगा एप्पल, ऑप्शन नंबर 2। इनको क्या है, क्या निकालना है, तो विषम ज्ञात करना है। तो इसमें देखो T लिखा है, U को छोड़ा है, फिर V लिखा है, W छोड़ा है, X लिखा है, एक छोड़ के लिख रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से अब आगे कर लो। M को देखो, M के बाद N छोड़ा, फिर O लिखा है, O के बाद क्या लिखा, P छोड़ा, Q लिखा। फिर इसमें देखो G के बाद H लिखना, G के बाद क्या आएगा, H छोड़ना पड़ेगा, लिखना था I लेकिन E लिखा है, और फिर E और यहाँ C। तो इस ये तो अलग ही है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर जो ये तीसरा है ये सही हो जाएगा। चौथे को चेक करना है तो क्या हो जाएगा, P के बाद देखो Q छोड़ा, R लिख दिया, R के बाद छोड़ा S, T लिख दिया। मतलब ये जो तीसरा था ये अलग है। मद्रास लिखा हुआ है यहाँ पे, मद्रास। तो मैं ऑलवेज बोल रहा हूँ कि इसके नंबर लिखना है अपन को। M को क्या लिखते हैं 13, ओहो 13। A को क्या लिखते हैं 1, D को 4, R को 18, A को 1 और S को 19 लिखते हैं। इसका जो डी कोड है वो क्या है, N यानी कि 14 है, फिर B यानी कि 2, E यानी कि 5, S 19, B मतलब कि 2 और T मतलब 20। सब में देख रहे होंगे +1 है, 13 का 14 हुआ, 1 का 2 हुआ, 4 का 5 हुआ, मतलब +1 है। हर जगह क्या है, +1 +1 +1 है, ठीक है। तो अगले का अब अपन को लिखना है, सीधे मुंबई देखा, एक प्लस कर करके आंसर लिख देंगे, ठीक है। हमको पता चल गया कि +1 किया। तो M यानी कि 13 में एक जोड़ दो 14, तो क्या आएगा N। U एक जोड़ोगे V, M N, B C, A B I J, यानी कि NVNCBJ, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये अभी ऐसा क्वेश्चन किया है लेकिन उसमें क्या पूछा था, डिकोड वाला दिया था कि कीट का मतलब बताओ। अब इसमें लैंग्वेज से ही दे दिया है कि इज के लिए कौन सा डिकोड होगा, है ना। तो फॉर्मेट वही है, आपको देखना है कि इज कहाँ लिखा है। तो ये लिखा हुआ है इज, इसमें ड्रिंकिंग इज हार्मफुल, मतलब मेरे को ड्रिंकिंग का डिकोड मिल जाए, हार्मफुल का डिकोड मिल जाए, तो जो बचेगा इसमें से जो बचेगा ये इसका डिकोड है, वो हो जाएगा इज के लिए, ठीक है। तो चेक करते हैं अपन लोग। अपन सबसे पहले फाइंड करेंगे किसके लिए, फाइंड कर लेते हैं, हम करते हैं ड्रिंकिंग के लिए सबसे पहले, ठीक है। तो देख लो ड्रिंकिंग कहाँ कहाँ कॉमन है, ड्रिंकिंग कॉमन है, यहाँ पर एक है, एक यहाँ पर है,
तो इन दोनों के जो डिकोड होंगे, यानी कि इसके और इसके बीच में एक कॉमन वर्ड होगा। तो कौन सा है देख सकते हैं, COR है और JUS और NEL। तो NEL दोनों में कॉमन है, यानी कि NEL का मतलब क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग। एक फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हमको क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं हार्मफुल के लिए। तो उसके लिए भी हमको देखना पड़ेगा कि हार्मफुल कहाँ कहाँ है। तो एक हार्मफुल ये है, दूसरा हार्मफुल ये है। तो इस लैंग्वेज में कॉमन वर्ड हैं, तो इनके जो ये डी कोड है, एक ये है और एक ये है, इनके बीच में भी एक कॉमन वर्ड होगा जो कि क्या है, CUN। देखो CUN कॉमन है, मतलब कि CUN का मतलब क्या हो जाएगा, हार्मफुल, हार्मफुल हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए ड्रिंकिंग का मतलब हो गया है क्या, HEL, जो कि NEL जो कि ये है। हार्मफुल के लिए क्या हो गया है, क्या लिखा है, COH है ना, COH है। CUN था, CUN है। तो ये CUN कहाँ पर है, ये है। तो बचा क्या, बचा का JUS बचा। ये जो यहाँ पर ये सॉरी ये जो JUS लिखा हुआ है, ये लिखा है यहाँ पे JUS, ये बचा किसके लिए, वो हो जाएगा इज के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 राइट आंसर। सॉरी कहाँ पहुँच गए थे हम, यहाँ चेक करने लगे थे, जबकि ड्रिंकिंग इज हार्मफुल का जो अर्थ है वो तो यहाँ पर है। तो हमको क्या मिल गया था, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। हार्मफुल यहाँ पर ड्रिंकिंग है, यहाँ पर भी ड्रिंकिंग है। इन दोनों में कॉमन कौन सा है, तो NEL है, मतलब NEL का मतलब है ड्रिंकिंग। ठीक है। हार्मफुल यहाँ पर हार्मफुल है, यहाँ पे हार्मफुल है। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो क्या है, CUN। तो CUN क्या हो गया था, हार्मफुल हो गया। ठीक है। तो हार्मफुल CUN और NEL क्या हो गया, ड्रिंकिंग। तो इसका जो डिकोड है, NEL क्या हो गया, ड्रिंकिंग, और CUN क्या हो गया, हार्मफुल। तो जो REM बचा वो किसके लिए हो जाएगा, इज के लिए हो जाएगा। ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर।